वंदे मातरम चिल्ड्रन। तो हम लोग पढ़ रहे थे संचयन भाग 2 के पहला पाठ गिल्लू। तो गिल्लू में आगे क्या होता है, किस तरह वह लेखकी के साथ मिलजुल कर उनके साथ रहने लगा, मौज मस्ती करने लगा, कैसे वह रहता था और उसकी ज़िंदगी कितनी लंबी होती है, कैसे उसने अपनी अंतिम सांस छोड़े, इन सब के बारे में अब पढ़ेंगे। तो वह लेखकी के साथ मस्ती करता था और लेखकी उस छोटे से नन्हे से गिलहरी को दूसरे पशु पक्षियों से बचाना चाहती थी और हमेशा वही कोशिश करती थी, क्योंकि लेखकी के पास सिर्फ गिलहरी नहीं, बहुत से पशु पक्षी भी थे। उससे उन्हें बहुत लगाव था, परंतु उन सब में से वह लेखकी के साथ सबसे ज़्यादा दोस्ती की थी तो गिलहरी ने, क्योंकि लेखकी कहती है, मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत। अब तक उनके पास कितने भी पशु पक्षी थे, बहुत उनसे भी बहुत लगाव था, किसी के भी हिम्मत नहीं हुई थी कि लेखकी की थाली में वह खाना खाए, लेकिन ये ऐसा नहीं करने देता था। वह लेखिका के डांट से भी खाना खा लेता था। गिल्लू इनमें अपवाद था, मतलब उन सब पशु पक्षियों से अलग था। और जैसे ही लेखकी खाना खाने के लिए उस कमरे में पहुंचती थी, तो वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार को बरामदा पार करके मेज़ पर पहुंच जाता और लेखिका के थाली में बैठ जाता था। बड़ी कठिनाई से लेखिका ने उसे थाली के पास बैठाना सिखाया, जहाँ बैठकर वह उनकी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता था। अपवाद यानी सामान्य नियमों को बाधित न करने वाला, मतलब उन्हें वह ये नहीं करता था, पालन नहीं करता था, अपने मन का ही मर्जी का ही करता था। और काजू उसका प्रिय खाद्य यानी भोजन था और कई दिन काजू न मिलने पर वह अन्य खाने की चीज़ें या तो लेना बंद कर देता या झूले से नीचे फेंक देता था, खाता नहीं था, क्योंकि उसे काजू बहुत प्रिय था। इसी बीच में लेखिका का एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना से आहत होकर कुछ दिन उन्हें अस्पताल रहना पड़ा। उन दिनों जब उनके कमरे का दरवाज़ा खोला जाता तो गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर उसी तेज़ी से दौड़कर वह अपने घोंसले में जाकर बैठता था। सब उसे काजू दे आते, परंतु अस्पताल से लेखिका जब लौटकर आई और झूले की सफाई की तो उसने पाया कि सारे काजू भरे मिले थे, जिनसे ज्ञात होता था, मतलब समझ में आता था कि वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य भोजन भी कितना कम खाया करता था। खाना तो खाया ही नहीं था, लेकिन अपना सबसे प्रिय खाद्य खाना जो था काजू, बहुत प्यार से खाता था, उन्हें भी वह खाया नहीं था। फिर जब लेखिका सोई रहती थी तो अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने आकर बैठ जाता था और अपने नन्हे नन्हे पंजों से लेखिका का सिर और बालों को हौले हौले सहलाता रहता था, जिससे उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता। परिचारिका यानी सेविका, जो सेवा करने वाली होती है, तो उस सेविका की तरह वह हमेशा उनके सिरहाने बैठकर अपने छोटे छोटे नन्हे नन्हे हाथों से उनका बाल और चेहरा सहराता रहता था। गर्मियों में जब दोपहर में
काम करते रहती थी लेखिका। तो गिल्लू न बाहर जाता न अपने झूले में बैठता था। उनके पास निकट में रहने के साथ गर्मी से अपने आप को बचाने के लिए वह एक नया उपाय खोज लिया था। जैसे ही लेखिका पास रखी हुई सुराही पर, यानी मटका जो मिट्टी का बना हुआ रहता है, गर्मी में पानी उसमें रखा जाए तो ठंड रहता है पानी, जिसे पिया जाता है। तो लेखिका उस छोटे से मटके में पानी रख कर बैठती थी लिखने के लिए। तो वह गिलहरी अपने आप को, गिल्लू, बचाने के लिए, गर्मी से बचाने के लिए उसके ऊपर सुराही पर लेट जाता और इस प्रकार वह समीप भी रहता और अपने आप को ठंडक भी लेता था, गर्मी से बचा लेता था। गिलहरियों के जीवन की लेखिका अवधि सिर्फ 2 वर्ष होती है, उससे अधिक नहीं होती। अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। 2 साल होने को आ रहे थे। दिन भर उसने कुछ नहीं खाया था, न बाहर गया था। रात में अंत की यातना में भी वह अपने झूले से उतरकर लेखिका के बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से उनकी वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया, जिससे उसने अपने बचपन की मरणसन्ना स्थिति में पकड़ा था। जब उसे चोट लगकर गिरी थी तो लेखिका जब उसे उठाया था तो उसने अपने मरणासन, यानी मरणावस्था में था, उस स्थिति में भी उसने उनकी उंगली पकड़ कर रखी थी। अब भी अपने मरण के अंतिम क्षणों में भी उसने उनका हाथ पकड़ा रखा था। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि लेखिका जाकर हीटर लाया जलाया और उसे गर्मी देने का प्रयत्न कर रही थी, परंतु उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ, यानी सुबह की सूरज की किरणों, पहली किरणों के साथ ही किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया था। यानी गिल्लू अपना प्राण त्याग दिया था। उसका झूला उतार कर रख दिया गया और खिड़की की जाली बंद कर दी गई। लेकिन गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली की उस पार चिक चिक करती रहती थी और सोनजूही पर बसंत आता ही रहता था। हर साल बसंत में फूल लगते हैं फिर जाते हैं, लेकिन गिल्लू गया हुआ था, मतलब जो चला गया था, जो दोबारा न आ सके, वैसे जगह वह चला गया था। सोनजूही की लता के नीचे गिल्लू की समाधि की गई, इसलिए भी कि उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी, इसलिए भी कि उस लघुगात का किसी वास्ती दिन जूही के पिता छोटे फूल में खिल जाने का विश्वास, यानी उस नीचे उसको दफना दिया गया ताकि आने वाले बसंत के साथ, जूही के फूलों के साथ, कहीं उन फूलों की खुशबू में, उन फूलों की कलियों में कहीं न कहीं तो लेखिका को विश्वास था कि वह भी उसमें आ जाएगा, मतलब खिल जाएगा और उसे संतोष मिलेगा। तो इस तरह गिल्लू ने किस तरह अपने लेखिका के साथ दोस्ती की, उनके सिरहाने रखता था, उनका चहेता बन गया था और 2 ही साल उनकी ज़िंदगी होती है, उम्र। तो उसी 2 साल में उसने लेखिका के साथ कितना लगाव से रखा था और किस तरह उसका देहावसान हुआ। उसके बाद लेखिका ने उसको कहाँ पर दफनाया, किस तरह से वह आशा करती थी उस जूही के फूलों के, सोन जूही की लता में गिल्लू भी कहीं न कहीं फूलों की कलियों की जैसे खिलकर उन्हें खुशी दे, ऐसे सोचती रहती थी लेखिका। तो यहाँ पर यह कहानी खत्म हो जाती है और आपको इसी पाठ का प्रश्नोत्तर दिया जा रहा है। अब इसके साथ
अगली कड़ी में मैं आपको इसी पाठ के ग्रामर के जो भी क्वेश्चन आंसर्स है वह देखकर भेज दूंगी। और फ्राइडे के दिन आपका टेस्ट होगा, यूनिट टेस्ट लिया जाएगा, तो आपको आज ही नोटिस भेज दिया जाएगा। और फ्राइडे के दिन के लिए, शुक्रवार के दिन आप पढ़कर रिवाइज करके यूनिट टेस्ट के लिए तैयार रहिएगा। गुड बाय।